सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड से डील करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर से। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एग्जैक्टली डिमांड होता क्या है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी में डिमांड को डिटरमाइन करती है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज़ अब अपन देखेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो इट मीन्स पूरा डिमांड चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो अब अपन एग्जैक्टली देखते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि क्या, एक ऐसा लॉ जो मुझे किसके बारे में बता रहा है, डिमांड के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है ये? सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, when other thing remaining constant, there is an inverse relationship between price and quantity demand of a commodity। एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके तो अभी तक अपन ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे अपन को ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जैसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है ना तो उसकी डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज़ होगी, और अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ होती है ना तो उसकी डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। ऐसा कब होगा जब बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी? वो सारी चीज़ें जो मेरी डिमांड को डिटरमाइन करती है। डिमांड को क्या करती है? डिटरमाइन करती है। प्राइस के अलावा ऑब्वियसली लॉ ने ही बोला है कि प्राइस जब इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, और वो सारी चीज़ें जो मेरी डिमांड को डिटरमाइन करती है वो ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में देखा था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो वो क्या है? जब मेरी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहेंगे। रिलेटेड गुड के प्राइस मेरे क्या है? कांस्टेंट। इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट है। मैं पहले भी 10,000 अर्न कर रही थी, अभी भी 10,000। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेरी कांस्टेंट है। कंज्यूमर, मुझे ये नहीं लगता कि फ्यूचर में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई इस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पॉपुलेशन भी वही है एज इट इज़। पहले भी 140 करोड़ थी इंडिया की पॉपुलेशन, अभी भी 140 करोड़ ही है। एंड देयर इज़ नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये क्या है? इसके अजम्पशन है। अब ऑब्वियसली कोई भी लॉ होता है तो उसके डेफिनेटली अजम्पशंस तो होते ही है ना। तो ये लॉ तभी काम करेगा, मतलब प्राइस तभी डिमांड तभी डिक्रीज़ होगी और प्राइस तब इंक्रीज़ होगी, तब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी। और इनके बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप नेगेटिव। जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। अभी अपन इस लॉ ऑफ डिमांड को इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर कोई भी कमोडिटी है, मैंने यहाँ पर टमाटो का एग्जांपल लिया है। अभी प्रेजेंटली मान लीजिए टमाटो की प्राइस है 5 रुपीज़ पर केजी। ओके तो मैंने क्या करा, मैंने 10 kg ऑफ टमाटो परचेज़ करे। ये मेरी अभी की प्रेजेंट डिमांड है ए। अब मान लीजिए अचानक से टमाटो की प्राइस हो जाती है इंक्रीज़ 5 से 10। आप देख रहे होंगे डायरेक्टली डबल, 5 से डायरेक्टली हो गई 10। तो अब मेरे लिए क्या हो गया? टमाटो को परचेज़ करना एक्सपेंसिव हो गया। वो टमाटो जो मुझे 5 रुपीज़ पर केजी में मिल रहे थे, अब वही टमाटो मुझे 10 रुपीज़ पर केजी में मिलेंगे। तो मैं उसकी डिमांड क्या कर दूँगी? डिक्रीज़ कर दूँगी। तो ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। और आप देख सकते हैं ये जो डिमांड कर्व है ना वो क्या है? नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? नेगेटिव स्लोप। क्यों है नेगेटिव स्लोप? क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई ना तो डिमांड डिक्रीज़ हुई। ये नेगेटिव स्लोप बताता है। अगर कोई भी चीज़ इन्वर्स होती है ना तो उसका हमेशा स्लोप नेगेटिव ही होता है, और अगर पॉजिटिव होती है तो उसका स्लोप हमेशा अपवर्ड होता है। ऐसा होता है। जैसे कि अगर लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती तो डिमांड इंक्रीज़ होती, तो ग्राफ ऐसा बनता। पर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ होगी ना, तो इसीलिए ये डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। और ये हमेशा सप्लाई में होता है, जो अपन आगे देखेंगे। तो ये नेगेटिव स्लोप है और इन्वर्स रिलेशन अपन को पता है। अब अपन ये देखेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। मेरा मतलब ये है कि प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होती क्यों है, इसके रीजंस अब अपन देखते हैं।
अब अपन ये देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई डज डिमांड कर्व नेगेटिव, यानी प्राइस जब डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज क्यों होती है, ये इन्वर्स रिलेशन क्यों है। एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके आंसर इसके रीज़न ही होंगे। ठीक है, तो जो पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो लॉ है ना, वो अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिकली लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देती हूँ तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी है ना, वो मेरी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्यासी थी, तो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर जब कंज्यूम करा तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी मिली, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। और वैसे ही जब मैंने दूसरी ग्लास कंज्यूम करी तो मुझे पहले जैसा मज़ा नहीं आया, पहले जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरी जो डिमांड थी ना, मतलब मेरी प्यास ऑलरेडी अब बुझ चुकी थी, तो इसलिए मुझे पहले जैसा मज़ा नहीं आया, बट मुझे सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी ज़रूर मिली। अब वैसे ही मैं जैसे जैसे और यूनिट कंज्यूम करती जाऊंगी तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो उससे क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूस लेवल पर पानी पीती जाऊंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे वॉमिट हो जाएगी, यानी सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह डिक्रीज़ हो जाएगा, मुझे मिलेगा ही नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा, वॉमिट हो जाएगी। तो अब आप खुद ही बताइए कि वो चीज़ जिससे मुझे ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन ही कम मिल रही है, सेटिस्फैक्शन, मैंने पानी ऑलरेडी कंज्यूम करा है, ठीक है, अब मेरे को बिस्लरी की प्राइस मार्केट में मान लो 50 रुपीज़ है, और अगर मुझे वो 50 रुपीज़ में देगा तो क्या मैं उसे परचेज़ करूँगी? ऑब्वियसली मैं फ्री में ही परचेज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन अब उससे क्या हो गई है? नेगेटिव। मैंने इतना पानी पी लिया है कि मुझे लिटरली अब वॉमिट होने लग गया है, तो मैं क्या करूँगी? उसे कंज्यूम ही नहीं करूँगी, उसे फ्री में भी परचेज़ नहीं करने की कोशिश करूँगी, राइट। तो वैसे ही जब वो सारी चीज़ें उनकी अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गई जिससे आपको सेटिस्फैक्शन ही कम मिल रहा है, तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे? डिक्रीज़, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा, तो आप परचेज़ करके हाई प्राइस में वो भी परचेज़ करके क्या करोगे, राइट। सो दैट इज़ इट। सेकेंड पॉइंट है इनकम इफेक्ट। अब मैं किसी भी इंडिविजुअल की इनकम को, इकोनॉमी में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, अपन सबको पता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एक होती है मॉनेटरी इनकम और एक होती है रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम जो मैं पैसे के टर्म्स में अर्न कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी जो मॉनेटरी इनकम है वो 100 रुपीज़ है, और मार्केट के अंदर टमाटो की प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। तो अभी मैं इस 100 रुपीज़ से कितने मैक्सिमम टमाटो परचेज़ कर सकती हूँ? जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो ऑब्वियसली 10 केजी। तो ये क्या है? ये मेरी रियल इनकम है, यानी इस पैसे से मैं कितनी कमोडिटी परचेज़ कर सकती हूँ, मेरी रियल इनकम, रियलिटी में कितने गुड परचेज़ कर सकती हूँ, मेरी परचेजिंग पावर क्या है, वो होती है मेरी रियल इनकम, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, इसी टमाटो की प्राइस हो जाती है 10 से 5, तो अब मैं मैक्सिमम अपनी इस 100 रुपीज़ की इनकम से कितने टमाटो परचेज़ कर सकती हूँ? 20 केजी। क्यों परचेज़ कर सकती हूँ? क्योंकि इसकी प्राइस क्या हो गई? 10 से 5 हो गई। तो मेरी यहाँ पर क्या हो गई? परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि टमाटो की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गई, तो ऑब्वियसली मैं उसकी डिमांड क्या कर दूँगी? बढ़ा दूँगी। क्यों बढ़ा दूँगी? क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। आई होप आपको सबसे पहला ये इनकम इफ़ेक्ट समझ में आ गया होगा। अब सब्सटीट्यूशन मतलब अपन को पता ही है, वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं। अपन ने कल एग्जांपल लिया था टी और कॉफ़ी। अब मान लीजिए टी की प्राइस हो गई इंक्रीज़, तो मैं क्या कर दूँगी? टी की डिमांड क्या कर दूँगी? डिक्रीज़ कर दूँगी। क्यों डिक्रीज़ कर दूँगी? क्योंकि मैं टी की जगह क्या कर सकती हूँ? कॉफ़ी को परचेज़ कर सकती हूँ, तो मैं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दूँगी और टी की डिमांड डिक्रीज़ कर दूँगी। तो ये क्या हुआ? जैसे ही प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ हुई तो डिमांड ऑफ टी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, और लोगों ने क्या करा? टी की जगह कॉफ़ी परचेज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि टी किसका क्या है?
सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अपना नेक्स्ट हेडिंग है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। मान लीजिए, अब अपन इसको आईफोन के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस ऑफ आईफोन रैपिडली हो गई डिक्रीज़, तो वो सारे लोग जो जिनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आईफोन परचेज़ करें, राइट, अब वो भी क्या करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि आईफोन की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो वो लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं थी वो भी अब इसे परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर ग्रुप क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और कंज्यूमर आ गए। क्यों आए? क्योंकि आईफोन की प्राइस डिक्रीज़ हो गई, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। सो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस को अपन मिल्क के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, अब वी ऑल नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिल्क को अपन अलग अलग पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट एज अ टी, एज अ कॉफ़ी, एज अ चीज़, मिल्क शेक्स एंड ऑल, राइट। तो मान लीजिए मिल्क की प्राइस इकोनॉमी के अंदर होती है डिक्रीज, तो लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इसके डिफरेंट यूजेस है। लोग ये सोचेंगे कि हम मिल्क से इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, शेक, आइसक्रीम्स, कॉफ़ी वगैरह, और ये मार्केट में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों ना अपन मिल्क परचेज़ करके ही डायरेक्टली घर पे बनाए। तो क्योंकि इसकी मिल्क प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिल्क और डिफरेंट यूजेस। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक्स इसके अंदर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, और इसके अगले ही पार्ट में हम इसके एक्सेप्शन से डील करेंगे। थैंक यू सो मच।